चाइनीज सामान का बहिष्कार। दरियापुर नाम का एक गांव था जहां चमन सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। पिताजी, मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, नई मोटरसाइकिल खरीदनी है। अरे 50,000 वाली क्यों खरीदेगा, 1 लाख दे रहा हूँ, अच्छी वाली खरीद। चमन के गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की दुकान थी। वो लाउड स्पीकर, लाइटें, ईयरफोन, मोबाइल्स, मेमोरी कार्ड वगैरह बेचा करता था। चमन शहर जाकर चाइना का सस्ता माल खरीदता और उसे गांव में लाकर बेचा करता। चमन की दुकान पर दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। रोजाना मोटी कमाई होने के कारण चमन को अपने ऊपर बहुत घमंड था। निर्मला, ले 4 नई साड़ियाँ और जल्द ही हम कार भी खरीदेंगे। आप फालतू में इतना खर्चा क्यों करते रहते हैं? अरे कमाता किस लिए हूँ। चमन के पड़ोस में दीपक सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। दीपक की भी गांव में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की दुकान थी, लेकिन दीपक अपनी बेटी के साथ मिलकर प्रोडक्ट्स खुद बनाता था। वो सामान बनाने में हमेशा स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करता, इसीलिए दीपक की दुकान पर सामान मजबूत, टिकाऊ लेकिन थोड़ा महंगा होता था। लोग हमेशा सस्ते सामान की तरफ भागते हैं, इसीलिए चमन की दुकान खूब चला करती और दीपक की दुकान पर गिने चुने ग्राहक ही जाया करते। चमन दीपक को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। और दीपक भैया, क्या हाल चाल है? दिवाली आने वाली है, इस बार मैं 5 लाख का टर्नओवर क्रॉस करूंगा। तुम्हारा तो शायद 5,000 भी ना पहुंच पाए। मैं स्वदेशी पार्ट्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, इसीलिए लागत बढ़ जाती है और सामान थोड़ा महंगा हो जाता है, लेकिन मैं कम प्रॉफिट में ही खुश हूँ। कम से कम मैं अपने देश के लिए तो कुछ कर रहा हूँ। भाड़ में जाए देश, मुझे तो अपने प्रॉफिट से मतलब है। तुम भी ये देशभक्ति छोड़कर केवल प्रॉफिट पर ध्यान दो तो बेहतर होगा, वरना ऐसे ही गरीब बने रहोगे। दीपक जब शाम को घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी घर की खस्ता आर्थिक हालत के बारे में उसे बताती है। प्रियंका को कॉलेज वालों ने कॉलेज से निकाल दिया है क्योंकि हम उसकी फीस जमा नहीं कर पाए। आप भी चमन भाई साहब की तरह चाइनीज माल खरीदो और बेचो। क्यों ये देशभक्ति के पागलपन में पड़े हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। पिताजी, आप स्वदेशी सामान बनाना जारी रखो, मुझे कॉलेज से निकलने का कोई अफसोस नहीं है। मैं आपके साथ दुकान पर काम किया करूँगी। पिटेगी अभी तो मेरे हाथों से। पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी तो कौन शादी करेगा तुझसे? तेरा बाप तो वैसे ही कुछ नहीं कमाता। घर के बुरे हालात और अपनी पत्नी और समाज के ताने सुनकर भी दीपक स्वदेशी सामान बनाना जारी रखता है। एक दिन अखबार में खबर छपती है कि चाइना ने भारत के 20 सैनिकों को मार दिया है। पूरे देश में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध की खबरें फैलने लगती हैं और चाइनीज सामान का बहिष्कार होने लगता है। लोग सड़कों पर चाइनीज सामान जलाकर प्रदर्शन करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में चाइनीज सामान के बहिष्कार की लहर दरियापुर गांव में भी पहुंच जाती है। लोग चमन की दुकान छोड़कर दीपक की दुकान से स्वदेशी सामान खरीदने जाने लगे। एक ही महीने में दीपक की दुकान का सारा सामान बिक गया। दीपक और उसकी बेटी प्रियंका दिन में दुकान चलाते और रात में प्रोडक्ट तैयार करने में लगे रहते। बेटी, हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमें अपने पुराने वाले घर को छोटे से कारखाने का रूप देकर वहाँ कुछ कारीगरों को रख देना चाहिए। वो मेरे साथ सामान बनाएंगे और तुम दुकान संभालना। दीपक बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है। सरकार भी स्वदेशी सामान के प्रोडक्शन के लिए लोगों को सहायता दे रही थी, इसीलिए दीपक को आसानी से लोन मिल जाता है और वो अपना छोटा सा कारखाना खोल लेता है।
उधर चमन का सारा धंधा चौपट होता जा रहा था। चमन अपने सामान पर अतिरिक्त छूट दे रहा था, लेकिन फिर भी लोग चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे थे। चमन का बेटा अपनी पुरानी आदतों के अनुसार रोज चमन से पैसे मांगता। पिताजी 20,000 दो, कपड़े खरीदने हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सारा धंधा चौपट है और तू मुझसे पैसे मांग रहा है। पैसे दो वरना सुसाइड कर लूंगा। अरे इस लड़के को समझाती क्यों नहीं? बिल्कुल पागल हो गया है। आपने ही तो इसकी आदत खराब की थी, अब भुगतिए। कुछ दिनों बाद चमन के घर खाने के लाले पड़ जाते हैं। वो मदद मांगने दीपक के पास पहुंचता है। मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आज मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। मेरा सामान कोई नहीं खरीद रहा। 5,000 रुपए दे दो। घर में राशन के भी पैसे नहीं। लड़के ने सारे पैसे बर्बाद कर दिए और मैंने भी पिछले कुछ महीनों में जमकर खर्चा किया था। मैं आज भी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता। 5,000 तो मैं तुम्हें दूंगा ही, लेकिन एक और सलाह भी दूंगा। तुम भी अपनी दुकान पर स्वदेशी सामान बेचो। मेरे कारखाने से सामान खरीदो। पहली बार में मैं तुम्हें उधार सामान दूंगा। एक बार जब तुम्हारी दुकान भी फिर से चलने लगे तो मेरे पैसे दे देना। हमें स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर बनना होगा और अपने देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना होगा। चमन दीपक की बात मान लेता है और अपनी दुकान पर चाइनीज सामान की जगह स्वदेशी प्रोडक्ट बेचने लगता है। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान भी ठीक ठाक चलने लगती है। एक दिन चमन दीपक से कहता है, दीपक, आज मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करना चाहता हूँ। तुम्हारी समझदार बेटी के साथ मेरा लड़का काम करेगा तो उसे भी कुछ अकल आ जाएगी। चमन के बेटे की दीपक की बेटी से शादी हो जाती है। दोनों परिवार खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, हमें भी स्वदेशी वस्तुएं अपनाकर अपने देश को आगे बढ़ने में और आत्मनिर्भर बनने में मदद करनी चाहिए। मुकेश राजस्थान के एक गांव में पला बड़ा था और दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अक्सर गांव से मुकेश की मां का मुकेश के पास फोन आता। बेटा, तेरी उम्र 30 साल होने वाली है, शादी कब करेगा? कर लूंगा माँ, आप शादी की इतनी चिंता क्यों करती हैं? बेटा, मैं तो हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि तू कब बहू को लेकर गांव आएगा। माँ, जब किसी लड़की से प्यार होगा तो जरूर उससे शादी कर लूंगा। एक दिन मुकेश की कंपनी में मीटिंग होती है। अब हमारी कंपनी चाइना में अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है। हम चाइना में अपना नया ऑफिस खोल रहे हैं, तो तुम लोगों में से कौन कौन वहाँ जाना चाहेगा? सर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुंफू भी सीखना है। अपनी कंपनी के कुछ लोगों के साथ मुकेश चाइना पहुँचता है। ऑफिस की छुट्टी होने के बाद हर शाम को मुकेश एक चाइना के एक मार्शल आर्ट गुरु से कुंफू सीखने जाता था। मार्शल आर्ट गुरु की एक बेटी थी, जगमा। जगमा ने कई बार मुकेश की कुंफू सीखने में सहायता की। जगमा और मुकेश एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। मुकेश जगमा को हिंदी बोलना भी सिखा देता है। एक दिन जगमा अपने पिता से आज्ञा लेकर मुकेश से शादी कर लेती है। कुछ दिनों बाद चाइना में कोरोना वायरस फैल जाता है। मुकेश की कंपनी अपने सभी एम्प्लॉइज को इंडिया वापस बुला लेती है। मुकेश जगमा के साथ इंडिया वापस लौटता है। मुकेश कंपनी से कुछ महीनों की छुट्टी लेकर जगमा के साथ गांव जाता है। लो माँ, मैं बहू ले आया हूँ। गांव के सभी लोग मुकेश की चाइनीज बहू देखने आते हैं। बेटा, तुझे हमारे देश में कोई लड़की नहीं मिली जो तू चाइना से बहू लेकर आया? माँ, अब बहू तो बहू ही है, फिर चाहे इंडिया की हो या चाइना की। वैसे भी ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूरी दुनिया एक गांव की तरह ही हो गई है। लेकिन ये तो हमारी भाषा भी नहीं समझ पाएगी। नहीं माँ, जगमा को हिंदी बोलनी आती है। जगमा, हिंदी में कुछ बोलकर दिखाओ। नमस्ते सासू माँ। जगमा रात में 3 बजे ही उठ जाती थी और खूब आवाज निकाल निकाल कर
हा हैया हु कुंफू का अभ्यास किया करती थी। एक दिन जब जगमा कुंफू प्रैक्टिस कर रही थी तो उसका हाथ छत से लटकी दूध की मटकी पर लग जाता है। मटकी गिरकर फूट जाती है और सारा दूध फैल जाता है। अरे मुकेश, तू ये कैसी बहू ले आया है? एक तो आधी रात में उठकर चिल्लाती है और अब तो इसने घर की चीजें भी तोड़ना शुरू कर दिया है। इतना गाढ़ा दूध बर्बाद कर दिया। अरे माँ, थोड़ा सा दूध ही तो गिर गया, तो क्या हो गया? मैं डेयरी से जाकर ले आऊंगा। एक दिन मुकेश की माँ को सर्दी जुकाम हो जाता है और 3-4 दिनों तक ठीक नहीं होता। मुकेश की माँ टीवी पर चाइनीज कोरोना वायरस की खबर देख लेती है। वो मुकेश से कहती हैं, बेटा, लगता है मुझे कोरोना वायरस हो गया है और इसका कारण तेरी बहू है। ये जरूर चाइना से कोरोना वायरस लेकर आई है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, ना जगमा वायरस लेकर आई है और ना ही तुम्हें वायरस है। ये सामान्य सर्दी जुकाम है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मुकेश की माँ की बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के जिन जिन परिवारों में लोगों को सर्दी जुकाम होता है वे जगमा पर कोरोना वायरस फैलाने का शक करने लगते हैं। एक दिन गांव के कुछ लोग मुकेश के घर आकर कहते हैं, अपनी बहू को गांव से बाहर निकालो, ये गांव में वायरस लेकर आई है। तुम लोगों को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं और जांच करा के देखते हैं। मुकेश जगमा को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसके पीछे कुछ गांव वाले भी जाते हैं। जगमा की जांच होती है। जगमा को कोरोना वायरस नहीं है। फिर कुछ गांव वाले भी अपनी जांच कराते हैं। गांव वालों में भी किसी को कोरोना वायरस नहीं होता। देखा तुम सब गांव वालों ने, बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी तरह का इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। और जब भी कोई इस तरह की संक्रामक बीमारी फैलती है तो ना हमें घबराना चाहिए और ना फालतू में अफवाहें फैलानी चाहिए। डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। सभी गांव वाले जगमा से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर देना बेटी। कोई बात नहीं सासू माँ,